हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था डीसी मोटर, और इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो 644 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखना और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अपना एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उत्तर किस प्रकार क्यों आएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, निम्न में से कौन सा एक डीसी धारा मशीन में पोल शू का कार्य नहीं होता। यानी कि मेरे पास जो पोल शू होती है उनका क्या काम नहीं होता। तो ऑप्शन देखिए, भंवर धारा हानि को कम करना, क्षेत्र कुंडलन का सहयोग करना, अच्छे समानता के लिए फ्लक्स का विस्तार करना, चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठंभ को कम करना। देखिए, मेरे पास जो पोल शू होते हैं इस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मेरे पास आर्मेचर। अगर ये पोल शू नहीं लगाऊंगा मैं तो मेरे पास जो फ्लक्स होगा उसका वितरण क्या हो जाएगा, एक समान नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फ्लक्स का विस्तार सही करता है। ठीक है, अगर ये पोल शू नहीं होगा तो यहाँ पे जो वाइंडिंग लपेटी गई है वो वाइंडिंग कहाँ पे आ जाएगी, बाहर की तरफ। इसका मतलब ये क्षेत्र कुंडलन का भी सहयोग करता है। इसने पूछा क्या है, काम क्या नहीं है। तो अगला क्या है, चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठंभ को कम करना। अगर ये पोल शू नहीं होगा तो यहाँ से जाने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाएगी और वायु के अंदर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगी। इसका मतलब प्रतिष्ठंभ को कम करना भी इसका कार्य है। ये तीनों तो क्या सही, जो बचा कौन सा, ए ऑप्शन। तो ये क्या हो गया, गलत। इसका जो उत्तर आएगा क्यूरेट क्या आएगा मेरे पास, ए ऑप्शन। ये कार्य नहीं होता इसका। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए अपन पोल शू को पत्तियों के रूप में काट देते हैं, या आर्मेचर के अंदर मुझे भंवर धारा को कम करना है तो आर्मेचर को भी पत्तियों के रूप में काट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि डीसी धारा मशीनों में रेजिड्यूल मैग्नेट का क्रम क्या होता है। यानी कि मेरे पास जितनी भी डीसी मशीनें होती हैं, चाहे आपके पास डीसी मोटर हो या डीसी जनित्र हो, उनके अंदर रेजिड्यूल मैग्नेट कितनी होती है, लगभग उसका जो मान होता है वो कितना होता है मेरे पास, 2 से 5% के आसपास। इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। यानी 2 से 3% होना चाहिए, और इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, स्पार्किंग को डीसी धारा मोटर में डिस्करेज किया जाता है, क्यों। यानी कि मेरे पास जो स्पार्किंग होती है उसकी वजह से वहां पे क्या नुकसान होता है, अपने उसको स्पार्किंग को खत्म क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या रहा होगा। यानी कि उससे नुकसान क्या है मेरे पास, यही क्वेश्चन है ये। तो नुकसान, यह निवेशित बिजली की खपत को बढ़ाता है। तो निवेशित बोलते हैं अपन इनपुट को, तो इनपुट बिजली की खपत को ये बढ़ाता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, कम्यूटेटर खराब हो जाएगा। यानी कि अगर ये मेरे पास वहां पे स्पार्किंग हुई तो वहां पे जो कम्यूटेटर होगा उस पर स्पार्किंग होगी, खड्डे पड़ जाएंगे, इसकी वजह से जो कम्यूटेटर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, खराब हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका क्या है, सी। इसीलिए अपन क्या करते हैं, स्पार्किंग को खत्म करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा गति कंट्रोल समान गति परिवर्तन देता है। यानी कि मेरे पास जो वार्ड लियोनार्ड विधि होती है उसके अंदर जो गति कंट्रोल होता है वो किस प्रकार होता है, मतलब किस तरफ होता है, एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, केवल सामान्य गति से कम, केवल सामान्य गति से ऊपर। अगर केवल सामान्य गति से ऊपर लेना है आपको तो करना पड़ेगा फील्ड को कंट्रोल, यानी फील्ड का जो फ्लक्स होता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अगर आप फील्ड को कंट्रोल करते हो इसका मतलब गति आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। और जो सी ऑप्शन है इसका मतलब ये तो नहीं है इसके अंदर, केवल सामान्य गति से कम। अगर आपको सामान्य गति से कम गति चाहिए तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा आर्मेचर को कंट्रोल। किसको कंट्रोल, आर्मेचर को। तो आर्मेचर कंट्रोल के अंदर गति हमेशा कम मिलती है सामान्य गति से, और फील्ड के अंदर ज्यादा मिलती है दोनों दिशाओं में। तो वार्ड लियोनार्ड विधि एक ऐसी विधि होती है, ये इसको सर्वोपरि ज्यादा मानते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानते हैं इसको, ये आपको जीरो से विपरीत दिशा में, जीरो से आगे की दिशा में, यानी कि दोनों दिशाओं में गति कंट्रोल कर भी सकता है, दोनों दिशाओं में मोटर घुमा भी सकता है, यानी हर तरफ ये गति कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब वार्ड लियोनार्ड विधि दोनों दिशाओं में गति कंट्रोल करता है, एक दिशा में तो नहीं करता। उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मोटर द्वारा सीरा मांग डिमांड को कम करने के लिए जिस धारा कंपाउंड मोटर के साथ फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है, कंपाउंड मोटर होनी चाहिए। यानी कि मेरे पास जो मोटरें हैं उनके अंदर मैं फ्लाई व्हील का उपयोग करता हूँ, एक कंपाउंड मोटर के अंदर। तो कौन सी कंपाउंड मोटर है वो, लेवल होती है, अंडर होती है, या कम्युलेटिव या अवकलित।
तो सबसे पहले मैं आपको फ्लाईव्हील के बारे में बताता हूँ। ये कुछ नहीं होती, ये एक प्रकार की शक्ति होती है जिसके अंदर आपकी ऊर्जा एकत्रित होती है। एनर्जी क्या होती है? एकत्रित। वो भी किसके रूप में? स्थितिक ऊर्जा के रूप में। जैसे मान के चलिए आपका लोड घट गया या बढ़ गया, तो उसके अंदर आपको ये वाली ऊर्जा कहाँ पे मिलेगी? लोड के ऊपर। और ये वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी? वहां पे आपकी मिलेगी। इसकी वजह से वहां पे जो लोड के पास वोल्टेज का मान कम या ज्यादा हो रहा है, उसको पूर्ति कौन कर देगी? ये वाली ऊर्जा। इसका मतलब फ्लाईव्हील कुछ नहीं होता, गियर बॉक्स होता है। क्या होता है? गियर बॉक्स। मैं इसको गियर बॉक्स से बोल सकता हूं। तो ये प्रकार गियर बॉक्स होता है। ये केवल और केवल कम्युलेटिव मोटर में यूज किया जाता है। उत्तर क्या इसका? सी ऑप्शन। कम्युलेटिव मोटर में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? निम्नलिखित मोटरों का प्रयोग किया जाता है जहां पर उच्च गति वाले टॉर्क और विस्तृत गति सीमा कंट्रोल की आवश्यकता होती है। यानी कि मुझे शुरुआत में टॉर्क भी ज्यादा चाहिए और गति कंट्रोल भी ज्यादा चाहिए, वहां पे कौन सी मोटर का अपना प्रयोग करेंगे? ऑप्शन पे चलते हैं। सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर, तुल्यकालिक मोटर, डीसी मोटर। उत्तर क्या आएगा इसका? डीसी मोटर। क्योंकि डीसी मोटरों की गति में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूं। या तो मैं वहां पे फील्ड को कंट्रोल करके कर लूं या आर्मेचर को कंट्रोल करके कर लूं। यानी गति कंट्रोल बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है डीसी मोटरों में। पर एसी मोटरों में गति कंट्रोल करना क्या होता है? थोड़ा कठिन ज्यादा होता है इन दोनों में। और तुल्यकालिक मोटर में तो गति कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर इसके अंदर गति कंट्रोल की तो ये मोटर क्या हो जाएगी? बंद। तो उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। इसीलिए आजकल डीसी मोटर का यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? एक अवकलित कंपाउंड डीसी मोटर में यदि शंट क्षेत्र अचानक खुल जाए तो क्या होगा? यानी मेरे पास मोटर कौन सी है? अवकलित बोले डिफरेंशियल मोटर। तो पहले मैं डिफरेंशियल मोटर बना के दिखाता हूं आपको। ये हो गया मेरे पास आर्मेचर और ये हो गया मेरे पास फील्ड वाइंडिंग। ये होगी मेरे पास डिफरेंशियल मोटर। ठीक है, इसमें करंट दिशा ऐसे रहेगी, इसमें ऐसे रहेगी। ये डिफरेंशियल मोटर। अचानक अगर इसका ये वाला फील्ड क्या हो जाए, सॉरी शंट वाला फील्ड क्या हो जाए? ओपन। इसे किसकी बात की है? शंट फील्ड की। अगर ये फील्ड ओपन होगा, इसके अंदर जो मैग्नेट बन रही थी, करंट कैसे जा रही थी? ऐसे, इसके अंदर ऐसे। यानी दोनों में करंट की दिशा विपरीत थी। इसका मतलब मैग्नेट क्या बन रही थी? एक दूसरे में विपरीत। तो जब पहली मोटर घूम रही थी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहता है हमेशा शंट का, तो इसका क्या रहता है? थोड़ा कम रहता है। इसका कम रहता है, इसका ज्यादा। तो इसके हिसाब से मोटर घूम रही थी। जब ये ओपन होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? खत्म। तो बचेगा कौन? ये वाला। तो पहले इसके हिसाब से मोटर इधर घूम रही थी, मान के चलिए। और जब ये खत्म हो गया तो मजबूत कौन रह गया? ये वाला। तो ये अपने हिसाब से घुमा देगा। वो किधर घुमा देगा? इधर की तरफ। यानी कि मोटर पहले रुकेगी और फिर सीरीज मोटर के रूप में विपरीत दिशा में चलेगी। यानी जब इसका खत्म होगा तो इसके बराबर रहेगा एक बार, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मोटर उस समय रुकेगी, उसके बाद में विपरीत दिशा में घूमेगी। सीधा तो घूम नहीं सकती, पहले रुकना ही पड़ेगा मोटर को। उत्तर क्या आएगा इसका? ये ऑप्शन। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बस, ट्रेन, ट्रॉली, उत्तेजक, क्रेनों को उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि मेरे पास जो ट्रॉली, क्रेन और ट्रेन, बस जहां पे ट्रेन आ गए, जहां पे ट्रेन आ जाए या क्रेन आ जाए, वहां पे डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये मोटर शुरुआत के अंदर अच्छा टॉर्क देती है, इसे वहां पे सीरीज मोटर यूज करते हैं अपन। और शंट मोटर स्थिर चाल वाली मोटर होती है। इंडक्शन मोटरें भी स्थिर चाल वाली मोटरें ही होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? आमतौर पर विस्तृत और संवेदनशील गति कंट्रोल के लिए मामले में वांछित होता है अपकेंद्रीय पंप, एलिवेटर्स, इस्पात रोलिंग मिल, कोलियर वाइंडर। देखिए, यानी क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, जहां पे अधिकतम गति चेंज करनी पड़ी अपने को, बार बार गति चेंज करनी पड़ी, संवेदनशील कभी भी चेंज की जा सकती है गति, इस प्रकार की जगह पर मतलब कौन सी जगह ऐसी है इनके अंदर से जहां पे गति बार बार चेंज की जाती है? देखिए, अपकेंद्रीय पंप होता है, ये एक प्रकार का पंप ही होता है। क्या होता है? पंप होता है। मान लीजिए कोई भी पंप मान लीजिए चाहे, तो वहां पे तो मुझे स्थिर गति चाहिए, ये थोड़ी बार बार बदलने वाली गति चाहिए, बार बार मुझे बदलना पड़ता है उसको, नहीं। एलिवेटर्स होती है मेरे पास, या तो ऊपर लेके जाएगा सीढ़ियों को या नीचे लेके आएगा, यानी लिफ्ट। तो उसके अंदर भी मुझे गति स्थिर चाहिए, ये थोड़ी बार बार मतलब उसके अंदर गति मुझे चेंज चाहिए, कभी तेज गति से जाना पड़ेगा, कभी धीरे गति से। तो ऐसा वहां पर भी नहीं होता, तो यहाँ पर भी मुझे गति चेंज नहीं चाहिए।
इस्पात रोलिंग मिल। तो इस्पात रोलिंग मिल होती है जहां पे अपने पास लोहे की चद्दरें वगैरह बनती हैं या सरिया वगैरह बनता है, उनको लपेटा जाता है। लपेटेंगे तो वहां पर ये थोड़ी मैं कभी तेज गति से लपेटूंगा कभी धीरे गति से लपेटूंगा, इसका मतलब वहां पे भी मुझे बहुत सारी विस्तृत गति नहीं चाहिए। इन तीनों में तो नहीं चाहिए, तो बचा कौन सा? डी ऑप्शन, कोलियरी बाइंडर। इसके अंदर मुझे गति बहुत ज्यादा चाहिए, बार बार चेंज होने वाली। तो ये होता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे अपने पास कोयले जो खदानें होती है वहां पे जो कोयला काटा जाता है, पीसा जाता है, उस जगह का नाम क्या है? कोलियरी बाइंडर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शून्य भार पे एक मोटर की गति 1100 आरपीएम है और निर्धारित भार पे 1050 आरपीएम है, तो मोटर का गति विनियमन बताइए। तो गति मैंने मोटरों का या जनित्रों का जो भी विनियमन आपको बताया है तो उसका फॉर्मूला एक ही बताया होगा, नो लोड की गति माइनस फुल लोड की गति बटे फुल लोड की गति इंटू 100। तो नो लोड की गति कितनी है मेरे पास? 1100 आरपीएम, 1100 आरपीएम माइनस फुल लोड की कितनी? 1050 बटे फुल लोड की गति कितनी है? 1050। ठीक है, तो 1100 में से 1050 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। तो 50 बटे 1050 इंटू 100 में था, यहाँ पे इंटू क्या था मेरे पास? 100 इंटू 100। तो 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया, 1 5 5 5 दूनी 10 21, 100 बटे 21। जो इसका उत्तर आएगा वो लोग कितना आ जाएगा मेरे पास? 4.76। कितना आ जाएगा? 4.76%। तो आप निकाल लेना, इस सोल्यूशन कर लेना। 100 के अंदर आपको कितने का भाग देना? 21 का। तो उत्तर लगभग इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटरों की स्थायित्व वोल्टेज कंट्रोल प्रदान करता है, यानी कि स्थायित्व बोलते हैं आर्मेचर को। अगर मैं डीसी मोटरों में आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि का उपयोग करूं तो वहां पे अपने क्या मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कई क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं आपके पास। चलिए, तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? देखिए, नियत टॉर्क मिलेगा, नियत वोल्टेज चालन, नियत धारा चालन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, नियत टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? नियत टॉर्क, क्योंकि मैं आर्मेचर की वोल्टेज कंट्रोल कर रहा हूं, ना कि आर्मेचर की करंट कंट्रोल कर रहा हूं। क्योंकि जो टॉर्क डिपेंड करता है वो किस पे करता है? आर्मेचर करंट पे डिपेंड करता है, ना कि आर्मेचर की वोल्टेज पर। क्योंकि V बटे R ये मान हमेशा स्थायी रहता है, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल करूंगा तो वहां पे करंट का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो वहां पे टॉर्क तो क्या रहेगा? नियत ही रहेगा, टॉर्क में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये क्या होती है? नियत टॉर्क विधि होती है, तो जो नियत टॉर्क पे कंट्रोल की जा सकती है। उत्तर क्या आएगा इसका? ये ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? डीसी मोटरों का गति विनियमन होता है, अभी बताया था मैंने, VNL माइनस VFL, सॉरी NL माइनस NFL बटे NFL इंटू 100। नो लोड पे गति माइनस फुल लोड पे गति बटे फुल लोड की गति। तो नो लोड की स्पीड माइनस फुल लोड की स्पीड बटे फुल लोड की स्पीड। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आपके लिए मैंने बहुत बार बता भी दिया आपको। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? एक मोटर के स्टार्टिंग के समय कोई भी बैक ईएमएफ नहीं होता। स्थायित्व यानी आर्मेचर परिपथ में एक अधिक धारा प्रवाह को रोकने के लिए इसमें आर्मेचर के सीरीज में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, आर्मेचर के समानांतर में एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, आर्मेचर को अस्थायी रूप से खुला कर देंगे, एक उच्च मान का प्रतिरोध क्षेत्र कुंडली के आर पार जोड़ देंगे। अगर मेरे पास शुरुआत में क्या नहीं होता? पहली बात तो बैक ईएमएफ बिल्कुल भी नहीं होता, बैक ईएमएफ बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो उस समय अपन वहां पे क्या लगाते हैं? स्टार्टर। क्या लगाते हैं? स्टार्टर। उस स्टार्टर में जो प्रतिरोध होते हैं, अपने प्रतिरोध बने किसके होते हैं? या तो यूरेका अथवा मैग्नीन के बने होते हैं। ये सारे प्रतिरोध आर्मेचर सीरीज में जुड़ते हैं शुरुआत के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सीरीज से हट जाते हैं, क्योंकि आर्मेचर प्रतिरोध बहुत ही कम रहता है, 1 ओम या 1 ओम से कम। तो जब शुरुआत में इसके आर्मेचर सीरीज में जुड़े तो यहाँ पे बहने वाली करंट क्या हो जाएगी? कम। जब करंट कम होगी तो आर्मेचर जलेगा नहीं, यानी कि आर्मेचर सीरीज में जोड़े जाते हैं प्रतिरोध। उत्तर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? यदि IA आर्मेचर धारा है तो एक डीसी शंट मोटर की गति होगी आर्मेचर से स्वतंत्र IA के अनुपातिक I स्क्वायर के भिन्न होगी, 1/I के रूप में भिन्न होती है। तो
मोटर कौन सी है मेरे पास? शंट मोटर। और शंट मोटर को अपन स्थिर गति वाली मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर गति वाली मोटर। यानी ये हमेशा स्थिर चाल पे चलती है, इसकी चाल चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये हमेशा आई के क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप लोड घटाओ या बढ़ाओ। हाँ, 2 से 5% परिवर्तन होता है, वो फील्ड की वजह से होता है, ना कि आर्मेचर करंट की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? प्रारंभ के समय जब एक डीसी मोटर आपूर्ति पर हो तो वह खालिस्तान के जैसे व्यवहार करती है। यानी शुरुआत में एक डीसी मोटर को मैं सप्लाई दे रहा हूं तो किसकी तरह वो काम करेगी? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या है? एक अत्यधिक प्रतिरोधी परिपथ, एक निम्न प्रतिरोधी परिपथ, एक संधारित्र, इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआत के अंदर मोटर ज्यादा करंट लेती है, इसका मतलब आर का मान क्या रहा होगा? उसका बहुत ही कम रहा होगा, तभी तो ज्यादा करंट लेगी। इसका मतलब एक लो प्रतिरोधी परिपथ की तरह काम में करेगी। उत्तर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? एक डीसी मोटर की गति के बदलने से बदल सकती है क्षेत्र धारा, लागू वोल्टेज, आर्मेचर के साथ सीरीज में प्रतिरोध, इनमें से कोई भी। देखिए, फील्ड बदलेगा तो गति बदल सकती है, फील्ड की करंट बदलेगी तो। वोल्टेज को मैं चेंज करूंगा तो भी गति बदल सकती है। आर्मेचर के साथ सीरीज में प्रतिरोध लगाऊंगा तो आर्मेचर करंट क्या होगी? चेंज, तो भी गति चेंज हो सकती है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका आएगा, यानी कि इनमें चेंज करने से आर्मेचर की गति बदली जा सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? कौन सी मोटर का निम्न गति कंट्रोल होता है? यानी इनमें से कौन सी मोटर जिसका गति कंट्रोल बहुत ही कम होता है? तो अवकलित कंपाउंड मोटर, संचयी रूप से कंपाउंड मोटर, और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? शंट मोटर, सीरीज मोटर। यानी निम्न गति कंट्रोल एक ही मोटर जो इसका होता है वो है मेरे पास सीरीज मोटर, क्योंकि इसकी फील्ड वाइंडिंग जो रहती है बहुत ही छोटी रहती है और आर्मेचर प्रतिरोध भी क्या रहता है? कम। तो इसकी गति को मैं बहुत कठिनाई से कंट्रोल कर पाता हूँ और मोटरों की अपेक्षा, क्योंकि औरों के अंदर तो फील्ड बड़ी होती है तो मैं वहां से कंट्रोल कर सकता हूँ। पर सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है? इसकी फील्ड बहुत ही छोटी होती है तो कंट्रोल वहां से नहीं कर सकता। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। हाँ, कंट्रोल विधियां हैं जरूर इसकी, पर बहुत ही कम गति कंट्रोल होती है इसकी औरों की अपेक्षा। मतलब और मोटरों की गति में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ, बहुत कम भी कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा भी कर सकता हूँ, और इसकी गति ऐसा नहीं कर सकता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्रवेश के तापमान के लिए डिजाइन की गई डीसी मोटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्रवेश के तापमान के लिए प्रयोग की जाए तो मोटर निम्न एचपी की होनी चाहिए, ज्यादा एचपी की लेनी चाहिए, 50 डिग्री तापमान के लिए भी उपयोगी की जा सके, निर्माता द्वारा निर्मित एक कारक द्वारा व्युत्पन्न किया गया है, अगले उच्च अश्व शक्ति मोटर को चयनित करें। यानी इसका मूल्य का मतलब ये है, मेरे पास 40 डिग्री तापमान के लिए कोई मोटर बनी हुई है, ठीक है, और 50 डिग्री तापमान पे मैं उसका यूज कर रहा हूं, तो मुझे वहां पे क्या करना चाहिए? ज्यादा एचपी की मोटर लेनी चाहिए यानी कम एचपी की? तो एचपी लेने से वहां पे मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं होगा। यानी ये जरूरी थोड़ी है ज्यादा एचपी मोटर ले लूंगा तो वो ज्यादा तापमान से निकल लेगी, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं हो सकता। और अगला ऑप्शन क्या है मेरे पास? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए भी प्रयोग 50 डिग्री तापमान के लिए भी प्रयोग की जा सके ऐसी मोटर लेनी चाहिए। सही बात, लेनी भी चाहिए। अगला ऑप्शन क्या है? निर्माता द्वारा निर्मित एक कारक द्वारा व्युत्पन्न किया गया है, अगली उच्च एचपी तक की मोटर लेनी चाहिए। यानी निर्माता जो लिखा गया उसके ऊपर मान, मतलब उसके नेम प्लेट जो टाइटल बॉक्स होता है उसके ऊपर जो लिखा गया है मान, उसके आधार पर मोटर का चूज करना चाहिए और ज्यादा एचपी की मोटर का यूज ज्यादा करना चाहिए। उत्तर क्या है इसका? डी ऑप्शन। यानी निर्माता द्वारा जो भी कारक लिखे गए हैं नेम प्लेट के ऊपर या टाइटल बॉक्स के अंदर, उनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए, उसी के आधार पर मोटर का चयन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? ट्रेक्शन अनुप्रयोगों के लिए डीसी मोटर क्यों पसंद की जाती है? बलागुण और गति स्थाता धारा के लिए व्युत्क्रमानुपाती, टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती, टॉर्क आर्मेचर धारा के स्क्वायर के रूट के समानुपाती, गति टॉर्क के लिए व्युत्क्रमानुपाती, और टॉर्क आर्मेचर धारा के स्क्वायर के समानुपाती। यानी कि जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे मोटर जगह कौन सी? ट्रेक्शन, और ट्रेक्शन में सीरीज मोटर का यूज करते हैं। तो टॉर्क किसके समानुपाती होगा? आर्मेचर धारा की। ठीक है, और जो गति होगी यानी एन जो होगा वो टॉर्क के क्या होता है? विलोमानुपाती। इसीलिए अपन वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? सीरीज मोटर का। तो सीरीज मोटर में यही तो होता है,
तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी मोटर अपनी पूर्ण भार रेंज में लगभग नियत गति देती है? प्रत्यावर्ती सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कम प्रतिरोध स्क्विरल केज मोटर, बी और सी दोनों। तो शंट मोटर क्या देती है, नियत गति देती है, ये सभी को पता है। वो जो स्क्विरल केज मोटर होती है वो भी क्या देती है, हमेशा नियत गति देती है, उनकी गति चेंज नहीं होती। तो आजकल इनका उपयोग भी करते हैं 3 फेज मोटर में। दोनों इसके दोनों क्या है, सी है। चलो उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा एक डीसी मोटर की गति कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है? थर्मिस्टर, थायरिस्टर, थायरट्रॉन, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर गति कंट्रोल नहीं करता। ट्रांजिस्टर का काम होता है एम्पलीफायर की तरह काम करना, या कोई स्विच की तरह काम करना, या दोलित्र की तरह काम करना। थायरट्रॉन एक ट्यूब होती है। थर्मिस्टर एक अर्धचालक होता है, मतलब अर्धचालक प्रतिरोध की भांति काम होता है थर्मिस्टर। और थायरिस्टर होता है एक एससीआर। क्या होता है, एससीआर। अर्धचालक से बनी हुई युक्ति होती है जो डीसी मोटर की गति कंट्रोल आसानी से कर सकती है। उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, थायरिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक डीसी धारा जनित्र में होने वाली हानियां नीचे दी गई है। कौन सी हानि होने की संभावना कम से कम अनुपात है? यानी मेरे पास डीसी धारा जनित्र में हानियां होती हैं। अब हानियां होती है कौन कौन सी, पहले वो बता देता हूं। एक तो होती है मेरे पास लो हानियां, ठीक है। एक होती है आर्मेचर ताम्र हानियां, यानी ये लो हानियां होगी। लो हानियों के अंदर दो प्रकार आते हैं, भंवरदार हानि और हिस्टैरिसीस लॉस, वो आप सभी को पता है। और एक होती है मेरे पास ताम्र हानि। ताम्र हानि के अंदर आर्मेचर ताम्र हानि, शंट फील्ड ताम्र हानि, सीरीज फील्ड ताम्र हानि और कम्यूटेटर ताम्र हानि। और एक हानि होती है मेरे पास यांत्रिक हानियां, यानी मैकेनिकल लॉस। उसके अंदर आपके घर्षण लॉस आते हैं, वायुओं का घर्षण लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो कम हानियां होती है वो मेरे पास यांत्रिक हानियां होती हैं। कौन सी हानियां, यांत्रिक हानियां, सी ऑप्शन। चुंबकीय हानियां करंट पे डिपेंड करती है। अगर करंट बढ़ गई तो चुंबक बढ़ जाएगी और हानियां बढ़ जाएंगी, तो ये चेंज बहुत बार हो सकती है। तो मैकेनिकल हानियां डिपेंड नहीं करती लोड के ऊपर, इनके ऊपर, यानी कि ये हानि लगभग क्या रहती है, 99% स्थिर ही रहती है। उत्तर क्या है इसका, यांत्रिक हानियां, जो कि सबसे कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी धारा मशीन में शिथिल्य आने पर कम से कम निर्भर करता है आवृत्ति पर, अधिक चुंबकीय फ्लक्स के अधिकतम मान पर, लोहे के आयतन और ग्रेड पर, वेंटिलेटिंग वायु के प्रवाह की दर पर। तो पहले मैं बता दूं, शिथिल्य हानि होती है क्या, एक प्रकार की लो हानि होती है, इसको अपन हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे पास होता है नीटा बी मैक्सिमम की घात 1.6 इंटू एफ इंटू वी, ठीक है, एफ इंटू वी, यहाँ पे नीटा भी आता है। और यानी कि अधिकतम फ्लक्स घनत्व पे डिपेंड करती है, आवृत्ति भी डिपेंड करती है। ये दोनों मान तो क्या है इसके, सही है। लोहे की आयतन या ग्रेड पर, तो वीरा वॉल्यूम, इस पे भी डिपेंड करती है। तो वायुओं का यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यानी वायुओं पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास, डी ऑप्शन, यानी इस पे डिपेंड नहीं करती। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ चित्र किसका टॉर्क धारा विशेषता वक्र दिखाता है? ये टॉर्क हो गया, ये करंट हो गई, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ रही, पहले टॉर्क बढ़ा, एक चरम सीमा पे जाने के बाद टॉर्क का मान घटने लग गया, घटता गया, और लास्ट में टॉर्क का मान क्या हो गया, 0। अगर फिर भी मैं कुछ करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, टॉर्क उल्टी दिशा में बढ़ेगा और मोटर क्या हो जाएगी, उल्टी घूम जाएगी। इसका मतलब ऐसा वक्र तो एक ही मोटर का हो सकता है, वो आपको पता है, डिफरेंशियल मोटर का, ठीक है। या लोड बढ़ाओगे उसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगा, यानी कि वहां पे फाई एस का मान बढ़ेगा, और जो मेरे पास फाई एस का मान है वो भी बढ़ेगा। पर इनका जो अंतर रहेगा वो टोटल बढ़ेगा पहले, उसके बाद में ये तो बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद, ये स्थिर हो जाएगा। उसके बाद इसका मान बढ़ता जाएगा, और लास्ट में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, और मोटर क्या हो जाएगी, उल्टी घूम जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बैटरी चालित स्कूटर में सामान्यतः खालिस्तान ब्रेकिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी आजकल जो स्कूटर आते हैं या मेरे पास कोई ई रिक्शा आता है, उनके अंदर अपन उनको रोकने के लिए वहां पे ब्रेक इनका यूज करते हैं, पता भी होगा सभी को। तो ब्रेक वगैरह यूज करिए, उनको अपने बोलते हैं मैकेनिकल। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल विधियों का उपयोग किया जाता है सामान्यतः। ये विधियां प्रयोग वहां पे अपन नहीं करते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी
विद्युत धारा डीसी मोटर को बंद करने के लिए लाइन स्विच को खोलना चाहिए, न कि स्टार्टर हैंडल को बंद वाली स्थिति पर जबरदस्ती वापस लेकर आना चाहिए, क्योंकि ब्रश पे स्पार्किंग होगी। शुरुआती प्रतिरोध के चरण में स्टड पर भारी स्पार्किंग होगी, यानी कि जो मेरे पास स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर यहाँ पे क्या लगे होते हैं, स्टड। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे क्या लगे होते हैं, प्रतिरोध। अगर मैं मोटर को बंद करना चाहता हूं तो इसको मुझे वापस नहीं लेके आना, यहाँ से जो मेन स्विच है उनको क्या कर देना है, सीधा बंद कर देना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इसको मैं वापस लेकर आऊं तो यहाँ पे क्या होगी, इनके ऊपर स्पार्किंग होगी, मोटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनके पे स्पार्किंग होगी, इसकी वजह से ये वाला स्टार्टर खराब हो सकता है। इसका मतलब इसका बी क्या है, सी है, केवल 2। ब्रश पे कोई स्पार्किंग नहीं होगी। ब्रश पे क्यों होगी, वो तो मोटर ले रही है, करंट लेगी उतनी, तो ब्रश थोड़ी हिल रही है, तो ब्रश पे स्पार्किंग तभी होगी जब ब्रश हिलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आकृति में एक मोटर का टर्मिनल बोर्ड दिखाया गया, यह किस प्रकार की मोटर है, जहां पे क्या लिखा गया, ए ई बी एफ। अगर इस प्रकार का आपको बोर्ड मिले तो ये मेरे पास कम्यूटेटिंग पोल वाली सीरीज मोटर होती है। कौन सी होती है, कम्यूटेटिंग पोल वाली सीरीज मोटर। अगर यही बोर्ड आपको इस प्रकार मिल जाए, ए बी सी डी, इस प्रकार, यहाँ पे डी लिखा हुआ, तो ये होगी मेरे पास शंट मोटर। कौन सी होगी, शंट मोटर। ये इनकी क्या होती है, पहचान होती है। ए सी डी बी ये तो होती है शंट मोटर, ए ई बी एफ ये होती है मेरे पास सीरीज मोटर, वो भी कौन सी, कम्यूटेटिंग पोल वाली सीरीज मोटर। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी, कम्यूटेटिंग पोल वाली शंट मोटर। तो ये दोनों चीजें याद रखें आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, यदि डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर की धारा को 5% कम कर दिया जाए तो मोटर का टॉर्क कितना हो जाएगा। यानी मैं करंट को कितना कर रहा हूँ, 5% कम कर रहा हूँ, तो मोटर का टॉर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5% कम है, यानी 5 स्क्वायर आई समानुपाती होता है, तो 25% रह जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 25%। अब रियलिटी में ये आएगा कैसे, वो बता देता हूँ। देखिए टी समानुपाती आई स्क्वायर, ये T1 तो I1 बटे T2 बटे I2 की स्क्वायर, तो I यहाँ पे I स्क्वायर कॉमन ले तो I बटे I, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, पहले करंट मान लीजिए मेरे पास कितनी थी, 100%, कितनी थी, I मान लेता हूँ I1। अब कितना हो गया, 5% कम हो गया, पॉइंट, ठीक है, इसकी स्क्वायर, तो I से I कट गया, तो करंट दोनों बराबर है, करंट क्या इसी का तो 0.5 रहा होगा, तो I कट गया, बचा क्या 1 बटे 0.5, स्क्वायर है तो कितना हो गया, 0.5 इंटू 0.5 0.25, 1 बटे 0.25, यानी पहले 1 था, अब कितना होगा 0.25 हो गया, तो 25% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिरंतर प्रयोग की जाने वाली डीसी मोटर के लिए उच्च टॉर्क लोड की आवश्यकता होती है। यानी मेरे पास लगातार मुझे क्या करना है, अनिरंतर बोलते हैं लगातार बदलता हुआ उच्च टॉर्क चाहिए मुझे, तो शंट मोटर स्थिर चाल वाली मोटर होती है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। डीसी सीरीज मोटर शुरुआती टॉर्क क्या देती है, ज्यादा देती है, पर परिवर्तनीय लोड पे काम नहीं कर सकती। ठीक है, डिफरेंशियल मोटर यूज अपने करते नहीं है। तो बच्ची कौन सी, कम्यूटेटिव मोटर। तो कम्यूटेटिव मोटर के अंदर फ्लक्स ज्यादा रहता है, तो टॉर्क का मान भी क्या रहता है, ज्यादा, इसीलिए बदलते हुए लोड के ऊपर कम्यूटेटिव मोटर का यूज किया जाता है ज्यादा टॉर्क के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी धारा पास मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधे तक कम कर दिया जाए तो भला उनको समान रखा जाए तो क्या होगा। यानी मेरे पास जो मोटर कौन सी, शंट मोटर, और शंट मोटर के अंदर मैंने टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधे तक कम कर दिया, और टॉर्क को मैं क्या रखना चाहता हूँ, समान रखना चाहता हूँ, तो मेरे पास उनके अंदर किस चीज में परिवर्तन आएगा, गति आधी हो जाएगी, आर्मेचर धारा भी आधी हो जाएगी। गति आधी हो जाएगी लेकिन आर्मेचर धारा समान रहेगी, गति आधी हो जाएगी पर आर्मेचर धारा दोगुनी हो जाएगी, गति और आर्मेचर धारा दोनों क्या रहेगी, समान। देखिए अगर मैं वोल्टेज आधी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वोल्टेज आधी कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है गति भी क्या होगी, आधी होगी, गति क्या होगी, आधी।
पर वहां पे आर्मेचर धारा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि वहां पे जो टॉर्क है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा शंट मोटर के अंदर। शंट मोटर में टॉर्क को स्थिर रखने के लिए आर्मेचर धारा बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी, दोगुनी। उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखिए, शून्य से नाममात्र भार में निम्नलिखित में से किस डीसी मोटरी गति में सबसे कम ड्रॉप होगा। दिक् परिवर्तक ध्रुव के साथ शंट मोटर, दिक् परिवर्तन ध्रुव रहित श्रेणी मोटर, दिक् परिवर्तन ध्रुव रहित संयोजित मोटर, दिक् परिवर्तन ध्रुव सहित सीरीज मोटर। तो यहां पे मेरे पास ये बोल रहा है कि बहुत ही कम लोड, किस नाममात्र भार, बहुत कम भार है, उसके ऊपर कौन सी मोटर सबसे कम ड्रॉपेज होगी। तो मेरे पास एक ही मोटर है, शंट मोटर। पहली बात तो शंट मोटर की गति में चेंज नहीं होता, सीरीज मोटर की गति में चेंज होता है, सीरीज मोटर की गति में चेंज होता है। ये दो तो नहीं आएंगे, ये दो तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अब बच्चे कौन से, ये और सी और ए। देखिए यहां पे कंपाउंड मोटर है, कौन सी मोटर, कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर के अंदर सीरीज वाइंडिंग होती है, तो सीरीज वाइंडिंग वाली तो कोई चीज स्थिर नहीं रह सकती, तो ये भी नहीं आएगा। बच्चे कौन सी, ए, इसका ए आएगा। शंट मोटर क्या रहती है, स्थिर चाल वाली मोटर होती है, पहली बात तो, ठीक है। और साथ में लगा क्या दिया मैंने, कम्यूटेटिंग पोल। और कम्यूटेटिंग पोल लगाऊंगा मैं तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉपेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उनकी वजह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है, यदि एक समान चुंबकीय पोल के लिए मोटर के सभी स्टेटर कुंडलियों को जोड़ दिया जाए तो समान संख्या के खाली स्थान बढ़ेंगे। विपरीत ध्रुवता वाले अनुवर्ती ध्रुव, समान ध्रुवता वाले अनुवर्ती ध्रुव, विपरीत ध्रुवता वाले घूर्णक ध्रुव, समान ध्रुवता वाले घूर्णक ध्रुव। यानी मेरे पास एक समान चुंबकीय ध्रुवता के लिए मोटर को सभी स्टेटर कुंडलियों जोड़ दिया मैंने, तो समान संख्या क्या पोल बनी, केवल एन तो नहीं बन सकते और केवल एस भी नहीं बन सकते, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो पोल बनेंगे, अगर यहाँ पे एन बन गया तो यहाँ पे एस बनेगा, यहाँ पे एन बनेगा, यहाँ पे एस बनेगा, यहाँ पे एन बनेगा, यहाँ पे एस बनेगा, इस प्रकार पोल बनेंगे। यानी कि विपरीत पोल बनेंगे, एन के सामने एस बन गया, एन के सामने एस बन गया, एन के सामने एस बन गया, जिन विपरीत ध्रुवता वाले अनुवर्ती ध्रुव बनेंगे, समान नहीं बन सकते। वो तो क्या आएगा, ए ऑप्शन। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।